नमस्कार, तारीख 22 नवंबर, दिन शुक्रवार। यह है BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मैं हूं सारिका सिंह और मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी चेतावनी, जो देश करेंगे यूक्रेन के हथियारों से मदद, उन पर होगा रूस का भी निशाना। नाटो का जवाब, करते रहेंगे यूक्रेन की मदद। पहले अमेरिका और अब कीनिया, दोनों जगह अडानी ग्रुप को लगा झटका। कीनिया ने किया अडानी समूह से किए 2 करार रद्द। क्या है पूरा मामला, समझेंगे। वो 2 जो क्षेत्र थे, वो पहला तो था कि केन्या में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर मॉडर्नाइज करने के लिए एयरपोर्ट और एक लैंडिंग नई स्ट्रिप बनाने के लिए करने का था। और COP29 का आज आखिरी दिन। क्या अजरबैजान के बाकू से धरती को बचाने के लिए निकलेगा कोई हल? जानेंगे BBC संवाददाता नवीन खड़गा से। विज्ञान का ये कहना है कि अगर हम जलवायु संकट से हमको अगर निपटना है तो सन 2030 तक तकरीबन 45% जो है कार्बन कटौती करनी है। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। इसराइल के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के उस फैसले पर नाराजगी जताई है जिसमें इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योएव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ICC ने कहा कि बिन्यामिन नेतन्याहू और योएव गैलेंट के वारंट जारी करने के पीछे पर्याप्त आधार हैं जो बताते हैं कि ये दोनों गजा में भुखमरी और मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं नेतन्याहू ने अपने खिलाफ जारी किए गए वारंट की निंदा की। It is falsely accusing me, the democratically elected prime minister of the state of Israel. नेतन्याहू कह रहे हैं वो मुझे और पूर्व रक्षा मंत्री योएव गैलेंट पर नागरिकों को निशाना बनाने के झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो भी तब जब हम स्थानीय लोगों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम गजा के स्थानीय लोगों को खतरे से बाहर निकालने के लिए लाखों संदेश, फोन कॉल, पर्चियां भेजते हैं। अदालत ने जानबूझकर हम पर भुखमरी की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। हमने गजा के लिए और गजा के लोगों के लिए 7 लाख टन खाना भेजा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस वारंट को अपमानजनक बताया है, लेकिन यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स और इटली के सभी अधिकारियों ने न्यायालय के पक्ष में बयान दिए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो अदालत के फैसले पर कायम रहेंगे। We are one of the founding members of the International Criminal Court, the International Court of Justice. जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए हमेशा खड़े हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सभी नियमों और फैसलों का पालन करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि लेबनान में पिछले 13 महीनों में वर्तमान में सक्रिय किसी भी और युद्ध क्षेत्र की तुलना में ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ता मारे गए हैं। इसराइल पर हमास के हमले के बाद से 226 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मरीज मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 10 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। बस्तर के IG पुलिस सुंदरराज पी ने बताया, सुकमा जिले के कोंटा और किस्टाराम इलाके में माओवादियों के बारे में सूचना मिलने पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और CRPF के जवानों की संयुक्त टीम रवाना हुई थी। इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ पुलिस को मौके से राइफल, AK-47, SLR सहित कई हथियार मिले। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों को तत्काल सभी सड़कों पर चेक पॉइंट लगाने का आदेश दिया है ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी गई थी कि अभी सिर्फ 10% सड़कों पर ही निगरानी की जा रही है। इस हफ्ते दिल्ली में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रदूषण सीमा से 60 गुना ज्यादा बढ़ गया था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ज्यादा निर्णायक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की। और सुमिरन, आपको याद होगा 2.5 साल हो गए जब से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन शांति की ओर बढ़ने की बजाय ये युद्ध और आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। यूक्रेन पर तो रूस के हमले जारी हैं ही। अब रूस ने चेतावनी दे दी है कि वो उन देशों के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए हथियार दे रहे हैं। यानी सुमिरन, आपको याद होगा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने ये हथियार दिए हैं, इजाज़त दी है, यानी इशारा सीधे सीधे इन्हीं देशों की ओर है।
जी, रूस का इशारा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की ओर है, क्योंकि यूक्रेन ने इसी हफ्ते रूस पर उन मिसाइलों से हमले किए थे जो अमेरिका और ब्रिटेन ने उसे दिए थे। कल यानी गुरुवार को यूक्रेन दिनीप्रो शहर पर रूस ने हमले किए थे। रूस के राष्ट्रपति ने उसके बाद चेतावनी देते हुए कहा कि गुरुवार की सुबह यूक्रेनी शहर दिनीप्रो पर अटैक यूक्रेनी हमलों का जवाब था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक टेस्ट था। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस किसी भी घटनाक्रम के लिए तैयार है। अगर किसी को अब भी इस पर शक है तो शक ना करें, क्योंकि जवाब दिया जाएगा। Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि हमें यह हक है कि हम उन देशों के सैन्य ठिकानों पर अपने हथियार इस्तेमाल करें जो अपने हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं। किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी देश रूस के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल होने दे रहे हैं वो एक बार फिर इस पर गंभीरता से सोच लें। जी, उधर नेटो ने जवाब देते हुए कहा है कि इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल ना तो इस संघर्ष पर कोई फर्क पड़ सकेगा और ना ही यूक्रेन के नेटो सहयोगी इससे डरकर यूक्रेन की मदद करना छोड़ देंगे। नेटो के प्रवक्ता ने कहा कि रूस उन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि रूस के मिसाइल हमले एक तरह से युद्ध को और भड़काने की कोशिश है और दुनिया को इसका जवाब देना चाहिए। नाटो दरअसल 32 देशों का एक सैन्य संगठन है और अब जब नाटो ने भी कहा है कि ये सहयोग जारी रहेगा तो सुमिरन अब इस बात को लेकर दुनिया को अंदेशा हो रहा है कि युद्ध आखिरकार किस ओर जा रहा है। ऐसे में कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है, जिनमें से एक चीन भी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने ये कहा, 中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。 तो लिन जियान कह रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर चीन का रुख साफ है। चीन चाहता है इस मसले का राजनीतिक हल निकले। दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो सके। तो सुमिरन, आपको याद होगा दरअसल ये पूरा मामला अभी कुछ ही दिनों पहले से इसने आक्रामक रुख ले लिया है, जब से अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। आपको ये भी याद होगा कि पहले जब अमेरिका ने ये हथियार दिए थे तो कहा गया था, शर्त ये थी कि यूक्रेन अपनी रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब जब वो घड़ी आ गई है, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन को जाना है व्हाइट हाउस से और राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे वहाँ पर अगले, तो अमेरिका ने ये घोषणा कर दी कि वो हथियार का इस्तेमाल हमलों के लिए भी कर सकता है। साथ ही साथ अमेरिका ने यूक्रेन को बारूदी सुरंग सप्लाई करने का भी फैसला किया। उसके बाद से बार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ, जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, चेतावनियों का दौर भी शुरू हो गया है। और इसी के साथ इसी हफ्ते आपको याद होगा सुमिरन, 1000 दिन हो गए इस युद्ध के। और उसके बाद इस युद्ध में परमाणु हथियारों का भी जिक्र आने लगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति में बदलाव को मंजूरी दे दी। और इस बदलाव के तहत कोई देश जिसके पास खुद परमाणु हथियार ना भी हों, लेकिन वो देश किसी परमाणु हथियार संपन्न देश के साथ मिलकर हमला करता है तो इसे रूस संयुक्त हमला मानेगा और इसका मतलब रूस के निशाने पर वो देश भी होंगे। लेकिन अमेरिका के पास कई विकल्प हैं और अमेरिका के पास ऐसे परमाणु हथियार भी हैं और उस युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका दोनों यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है, अब उनका कदम अगला क्या होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रूसी मामलों के जानकार राजन कुमार। राजन जी, सबसे पहले तो यही सवाल है, राष्ट्रपति पुतिन क्या करेंगे, कब करेंगे, ये कोई भी कह नहीं सकता। अब ये धमकियां और जो चेतावनियां वो दे रहे हैं, दुनिया को इस बात की फिक्र हो गई है कि उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जो युद्ध के अलावा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, जिसमें कि रूस वहाँ पे अभी देखा कि किस तरह से उसके जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, जो कि पहले था कि किसी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री में फर्स्ट स्ट्राइक वो न्यूक्लियर स्ट्राइक रूस नहीं करेगा, तो उसमें बदलाव किया है। और उन्होंने बताया कि उस चेंज के माध्यम से अब यह हो सकता है कि यूक्रेन का सपोर्ट चूंकि दूसरे कंट्री जो कि न्यूक्लियर स्टेट हैं वो कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में रूस यूक्रेन पे भी हमला कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक, या दूसरे देशों पे भी कर सकता है। हालांकि मैं यह बता दूं कि यह इसमें धमकी ज्यादा है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि जरा से भी सच्चाई है, क्योंकि रूस भी जानता है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं यूक्रेन पे, और फिर अगर नाटो रिटेलिएट करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो अभी लेकिन जो स्थिति है उसमें इस पे निर्भर करता है कि यूक्रेन का हमला
कितना घातक होता है। अभी रूस की सबसे बड़ी सबसे जहाँ पे उसका ज्यादा जोर है जिसको कब्जा करने का, वो है कर्स्क के रीजन से यूक्रेनियन सेना को भगाना। और आप जानते हैं कि वहीं पे 10,000 जो कोरियन सैनिक हैं वो भी वहीं पे हैं। तो उनकी पहली स्ट्रेटजी है, क्योंकि पुतिन पे काफी आंतरिक दबाव है कि वो अभी तक क्यों नहीं यूक्रेनियन सेना को वहां से वापस भेज पा रहा है, और उनका इंटरनली काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और यह भी लगता है कि अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं और वहां पे निगोशिएशन की बात होगी, तो फिर अगर वहां पे सीज फायर की स्थिति पैदा होती है तो निगोशिएशन में यूक्रेन बोलेगा कि हम वहां से तब वापस जाएंगे, कर्स्क रीजन जो कि रूस का क्षेत्र है, वहां से तब वापस जाएंगे जब आप भी अपने सैनिक को दोनबास लुहांस्क यानी कि जो रूस के कब्जे में यूक्रेनियन क्षेत्र है उससे वापस ले। तो उससे उस स्थिति से अभी मुझे लगता है कि रूस बचना चाहता है। उस सीज फायर की स्थिति यानी कि ट्रम्प के आने से पहले जो यूक्रेनियन आर्मी है उसको यूक्रेन को वापस भेज देना चाहता है। राजन जी, ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। हम नॉर्थ कोरिया और रूस के इस सहयोग की भी बात आपसे आगे करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि ट्रम्प के आने के बाद क्या होगा, यूक्रेन के लिए आगे की राह क्या होगी। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ धमकी है, कई बार ये सिर्फ धमकी नहीं थी, क्योंकि जब युद्ध की बात कही जा रही थी हमले की बात, तब लोगों ने यही माना था कि शायद वो पुतिन की धमकी है, लेकिन वो एक तरह से हमला हो ही गया। अब अगर नाटो ने कहा है कि वो सहयोग देगा, अगर नाटो इधर से साथ दे और उधर से पुतिन हमला करें, तो इस बात का जो डर बहुत वक्त पहले से जताया जा रहा था कि कहीं एक बड़े विश्व युद्ध की आहट तो नहीं हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि रूस इसलिए इसमें काफी इफेक्टिवली काम कर पा रहा है क्योंकि नाटो अभी भी यूनाइटेड नहीं है। आपने देखा कि नाटो में अभी यह हो रहा है कि अमेरिका में अगर राष्ट्रपति चेंज होता है तो अमेरिका की जो विदेश नीति है यूक्रेन को लेकर वह बदलने वाली है। तो क्या मैसेज जा रहा है रूस को? इसमें मैसेज ये जा रहा है कि उसमें परिवर्तन की संभावना है। और यह भी आपने देखा कुछ दिन पहले कि जर्मनी के जो नेता है ओलफ सोल्ज, उन्होंने बातचीत की थी फोन पे पुतिन से, और उन्होंने यह भी बोला कि वो अपने वेपन्स को रूस में अलाउ नहीं करेंगे, यूक्रेन को अलाउ नहीं करेंगे रूस के विरोध में। तो ये जो एक मतभेद है आपस में नाटो में, और जो कुछ ग्रुप्स हैं जो कि रूस को उस ढंग से, यूक्रेन को उस ढंग से सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो इस पे मुझे लगता है कि इस कारण से रूस उसका फायदा उठा रहा है। रूस को अगर पता होता कि नाटो अपनी आर्मी भेज सकता है यूक्रेन में तो कभी आक्रमण नहीं करता। लेकिन रूस को पता है कि अफगानिस्तान से जब से विड्रॉल हुआ था उसके बाद से अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि दूसरे देश में अपने सैनिक को भेजे। तो आर्म्स और वेपन्स को भेज के यूक्रेन को नाटो नहीं जिता सकता रूस के विरोध में, क्योंकि रूस की पूरी आर्मी है और अब तो कोरिया इत्यादि भी उसको सपोर्ट कर रहा है। और रूस को यह भी पता है कि जो कब्जे का क्षेत्र है वह उससे अगर वो निकलता है तो पुतिन की स्थिति जो आंतरिक रूप से है वो काफी खराब हो जाएगी। वहां की जनता उनसे पूछना शुरू कर देगी, आपने ऐसा क्यों किया, क्या इतने सैनिक, लाखों सैनिक के जाने गए हैं और आपने वहां पे क्या हासिल किया है। तो ये काफी नाजुक स्थिति है। और लेकिन जहां तक वर्ल्ड वार की संभावना है, मुझे नहीं लगता कभी वर्ल्ड वार की संभावना बनती है। हालांकि यूक्रेनियन लीडर ने बोला है कि कोरिया के जुड़ने के बाद वर्ल्ड वार जैसा होता दिख रहा है। बिल्कुल राजन जी, जो बार बार उत्तर कोरिया का जिक्र आ रहा है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर सवाल आपसे लेंगे। लेकिन पहले ये खबर बता दें जो बीबीसी को पता चली है, वो ये है कि रूस ने उत्तर कोरिया को इस साल मार्च से लेकर अब तक 10 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया है। सुमिरन जी बिल्कुल, और पता कैसे लगा है वो है ये कि बीबीसी को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की पड़ताल के बाद ऐसा पता चला। संकेत मिल रहे हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया को ये तेल उससे हथियार और सैनिक लेने के बदले सप्लाई किया है। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन है, क्योंकि उत्तर कोरिया को इतनी बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करने पर रोक लगी हुई है। बिल्कुल। और दक्षिण कोरिया और यूक्रेन का कहना है कि उत्तर कोरिया ने बड़ी संख्या में अपने सैनिक रूस भेजे हैं, जो खबर कुछ वक्त से चली रही थी। जी, जंग के मोर्चे पर भी इन्हें उतारा जा सकता है। पिछले दिनों उत्तर कोरिया और रूस के बीच सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ था कि वो खतरे की स्थिति में है तो वो एक दूसरे को की मदद करेंगे, और युद्ध तो हो ही रहा है तो खतरे की स्थिति इसमें जस्टिफाई की जा सकती है। दक्षिण कोरिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि रूस ने उत्तर कोरिया को एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है। और इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता जीन मैकेंजी। Now, the big question all along has been, when we look at this increasing relationship between North Korea and... तो बीबीसी संवाददाता जीन मैकेंजी बता रही है कि यूक्रेन में जंग के दौरान उत्तर कोरिया और रूस का रिश्ता और मजबूत हुआ है। वो कह रही है कि हमने देखा है कि उत्तर कोरिया ने हथियार और सैनिक सप्लाई किए, और अब पता चला है कि उत्तर कोरिया को बदले में तेल मिला है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये रिश्ता सौदेबाजी का है। दक्षिण कोरिया को पहले से ही डर था कि उत्तर कोरिया को और तेल और एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी मिल सकती है, तो उत्तर कोरिया रूस को सैनिक भेज रहा है।
एक बड़ा कदम था ये। लोग सोच रहे हैं कि रूस का तेल देकर इसकी कीमत चुकाना काफ़ी रहेगा या मिलिट्री टेक्नोलॉजी देकर और बड़ा भुगतान वो करेगा। लेकिन पहली बार दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उसे लगता है कि टेक्नोलॉजी दी जा चुकी है और उन्हें ये भी लगता है कि रूस ने उत्तर कोरिया को जासूसी करने वाले सैटेलाइट के मामले में भी मदद की है। लेकिन डिफेंसिव वेपन की बात पहली बार सुनने में आई है। दरअसल सुमिरन, उत्तर कोरिया दुनिया का इकलौता देश है जिसे ओपन मार्केट में तेल खरीदने की इजाज़त नहीं है और रूस भी अभी एक ऐसा देश है जिस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो राजन जी हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है राजन जी कि क्या ये मजबूरी का रिश्ता है दोनों ही तरफ से, और अगर ये मजबूरी का रिश्ता है तो ये कहाँ तक चलेगा? देखिए, ये मजबूरी का रिश्ता है, लेकिन अब यह रिश्ता सामरिक रिश्ते में परिवर्तन हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय नजर उस पर नहीं है, फोकस भी यूक्रेन पे है। लेकिन अभी जो स्थिति पैदा हो रही है कि अगर आपने वहां पे सैनिक भेजा है तो केवल नॉर्थ कोरिया ने तेल के लिए नहीं भेजा है। इसका मतलब है कि दोनों देशों में बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल सामरिक समझौते हुए हैं, जिसका मतलब है कि अगर फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया पे आक्रमण की संभावना बनती है किसी के यूएस के द्वारा या वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो उसको पूरी तरह से रूस प्रोटेक्ट करेगा। तो समझौते केवल तेल का नहीं है, ठीक है, तेल उसका एक हिस्सा है क्योंकि आपने जैसा बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उस ढंग से नहीं खरीद सकता था और रूस पास तेल और गैस की कमी नहीं है और दोनों आसपास ही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मार्केट भी, बैलिस्टिक मिसाइल भी, और यही नहीं, संभावना यह भी है कि अगर युद्ध और अगर आगे बढ़ता है तो फिर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्लेम करता है नॉर्थ कोरिया, उसको भी रूस सपोर्ट कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति काफी बदलती नजर आ रही है और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर सपोर्ट, डिफेंस सपोर्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और S-400 जो इस ढंग के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो रूस प्रोवाइड करेगा। और फ्यूचर में वार की स्थिति होती है तो उसमें भी एक एग्रीमेंट जरूर हुआ होगा कि रूस उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक विस्तृत लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, जो कि कॉन्फिडेंशियल है। राजन जी, ऐसे में एक सवाल ये है कि यूक्रेन में जो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हैं, उनके लिए आगे की राह कैसी होगी? क्योंकि एक तरफ ट्रंप आने वाले हैं, यूक्रेन को नहीं पता उन्हें उसके बाद कितनी मदद मिलेगी, दूसरी ओर रूस लगातार हमलावर हो रहा है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे शांति के लिए यूक्रेन को समझौता करना पड़ेगा? देखिए, समझौता तो लगभग मुझे लगता है ट्रंप के आने के बाद निश्चित है और दोनों देश यह समझ गए हैं, यूक्रेन भी जानता है और रूस भी जानता है कि स्टेलमेट की स्थिति, यानी कि कोई बढ़ोतरी उस ढंग से किसी में नहीं हो रही है। कब्जे के क्षेत्र की अगर बात करूं तो वैसे में जेलेंस्की की स्थिति कमजोर हो जाएगी अगर ट्रंप पूरी तरह से वहां से विड्रॉ कर लेते हैं फिनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट। इस पे भी निर्भर करता है कि फ्रांस और जर्मनी और जो ब्रिटेन, ये सारे देश ट्रंप के आने के बाद क्या पॉलिसी वहाँ पे फॉलो करते हैं। कुछ संभव है कि कुछ दिन तक वो सपोर्ट करते रहेंगे और वैसे में वहाँ पे वो बरकरार रहेंगे। स्थिति यह भी पैदा हो सकती है कि अगर सपोर्ट पूरी तरह से विड्रॉ होता है तो ट्रंप रेजिम यह भी कोशिश कर सकता है कि वहाँ पे कोई दूसरा रेजिम लाया जाए। तो जेलेंस्की के लिए मेरे हिसाब से स्थिति काफी खराब होने वाली है ट्रंप के आने के बाद। और आप जानते हैं कि ट्रंप ने सीधा पुतिन से बातचीत शुरू की है, तो वैसे मुझे लगता है कि जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें WhatsApp, Insta और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। और सारिका पॉडकास्ट में अब बात गौतम अडानी की। तो आप सब जानते हैं कि गौतम अडानी पर अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने रिश्वत और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और अब इसकी गूंज अमेरिका से लेकर कीनिया तक है। बिल्कुल सुमिरन, और कीनिया तक इसलिए क्योंकि कीनिया ने अचानक अडानी समूह से नैरोबी एयरपोर्ट के विस्तार और ऊर्जा सेक्टर के करार को रद्द करने का फैसला किया। अडानी समूह के प्रोजेक्ट्स को लेकर नैरोबी में पहले से भी काफ़ी विवाद था, आपको याद होगा। अगर कीनिया में अडानी समूह को एयरपोर्ट विस्तार की डील मिल जाती तो उन्हें 30 साल के लिए नैरोबी एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिलती। लेकिन विरोध पहले से ही हो रहे थे। नैरोबी एयरपोर्ट के वर्कर अडानी के साथ इस डील का विरोध कर रहे थे। उन्हें डर था कि एयरपोर्ट के संचालन का काम अडानी को मिलेगा तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भारत के अडानी समूह से जुड़े 2 प्रमुख सौदे रद्द कर दिए हैं। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में रूटो ने नैरोबी के मुख्य हवाई अड्डे के विस्तार के साथ साथ
बिजली लाइनों के निर्माण के लिए कई मिलियन डॉलर के सौदे के लिए खरीद प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। Because of the information that has been provided to us by partner nations, तो कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो कह रहे हैं, दूसरे देशों से हमें जो जानकारी मिली है उसके कारण मैंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्रालय की एजेंसियों को JKIA के विस्तार करने के प्रोजेक्ट की प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है। बिजली लाइनों के निर्माण के लिए सौदे की प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने का भी निर्देश दिया गया है। तो सारिका, अब ये प्रोजेक्ट क्या था, इसके बारे में और जानने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की बाजार विश्लेषक गौरंग शाह से। तो ये फिलहाल जो दो क्षेत्र में अडानी समूह की कंपनियां केन्या में काम करने वाली थी, और वो दो जो क्षेत्र थे, वो पहला तो था कि केन्या में जो एयरपोर्ट है वहां पर मॉडर्नाइज करने के लिए एयरपोर्ट और एक लैंडिंग नई स्ट्रिप बनाने के लिए करने का था। और ये सब होने के पश्चात ऐसा बताया जा रहा है कि करीबन 30 साल तक अडानी को वो एयरपोर्ट्स ऑपरेट करने के लिए मिलेंगे, जिससे उन्होंने को जो खर्चा किया उनसे रेवेन्यू मिल जाएगी। दूसरी जो डील थी वो पावर ट्रांसमिशन की डील थी, जहां पर जिस प्रकार से ऊर्जा की कमी है उन देशों में, उसको जरूरत पूरी करने के लिए ये प्रपोजल दोनों था। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, प्रोक्योरमेंट करना था, और ये दोनों ही डील जहां तक मेरी जानकारी है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होने वाली थी। कामकाज अगर होता तो एक मौका अडानी समूह की कंपनियों को मिलता, और उनके आय और बिक्री में जो जो कंपनियां इस पर्टिकुलर दोनों ही प्रोजेक्ट में काम करने वाली थी उनको शायद थोड़ी बहुत और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता, और आमदनी भी उनको शायद थोड़ी बहुत और सकारात्मक होने की संभावना थी। निर्णायक तरीके से ना तो अडानी के तरफ से, जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत सारे रुपये वहां पर खर्च हुए, क्योंकि अभी तो अग्रीमेंट साइन होनी थी या फिर साइन हो चुकी होने की कतार पे थी, और उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी है। इसका कारण जो भी अमेरिका में पिछले 2 दिनों आज और कल में जो खबरें आई हैं अडानी समूह की कंपनी को लेकर के, और जिस प्रकार से अमेरिका के कोर्ट्स ने बातें सामने रखी हैं, उस दूसरे पक्ष की तरफ से यानी कि अडानी की तरफ से जो भी लीगल नेसेसरी एक्शन लेना होगा वो लेंगे, ऐसी बात की है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन किया है कि ये घूसखोरी या फिर ब्राइबरी को लेकर के उनका कोई संबंध नहीं है, ना ही कुछ लेना देना। अडानी समूह के लिए कितना बड़ा झटका है ये, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, और जाहिर है जब केन्या के प्रेसिडेंट ने कोई बयान दिया है, लोगों का ध्यान तो इस बात पर जाएगा ही। ध्यान तो बिल्कुल जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे ख्याल से जब इस प्रकार के सवालात उठते हैं और प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो छोटी या मध्यम अवधि के लिए मेरे ख्याल से जो हामी पहुंचनी थी वो ज्यादातर तो 2 दिन हो चुके हैं अब इस खबर को, तो वो हो चुकी है। अब आगे जाकर के ये देखना अनिवार्य होगा कि स्पष्टीकरण किस प्रकार का आता है और सबूत किस तरीके से सामने आते हैं, और उसका सामना अडानी समूह की कंपनियां किस प्रकार से करती हैं और उनके पास क्या स्पष्टीकरण है और क्या पुरावा है। तो ये सब चीज देखने लायक होगी। हाँ, लेकिन एक चीज है, यहाँ पर भी हमारे देश में अगर आप देखने जाए तो राजनीतिक पार्टियां भी अपने तरफ से बयानबाजी कर रही हैं और अपना जो निष्कर्ष है वो भी सामने रख रहे हैं। लेकिन ये देखना है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते या कुछ समय में किस प्रकार की गतिविधि आगे बढ़ती है और क्या सामने आता है उभर कर। हालांकि अडानी समूह ने एक बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया और कहा है कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद है। कीनिया के इस फैसले को कई लोग भारत के लिए भी झटके के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अडानी का विदेशों में पांव जमाना भारत के भी वैश्विक उभार से सीधा जुड़ा हुआ है। तो कई सवाल हैं, क्या इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी फर्क पड़ेगा सुमिरन? जी, और इसी पर जवाब दिया है वहाँ के प्रवक्ता ने, और हमें बताया, प्रवक्ता जो है व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, उनका नाम है जियों पियर। These allegations, and I would have to refer you to the SEC and DOJ about the specifics of those allegations against. जियों पियर कह रही हैं, हम इन आरोपों से वाकिफ हैं। इन आरोपों पर अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और न्याय विभाग ही अधिक जानकारी दे पाएंगे। दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो मजबूत नींव पर टिके हुए हैं और हम इससे नेविगेट कर सकते हैं। तो ये थे उनके शब्द। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने जो है लोगों से ये जानकारी साझा की। जी, और अब अगले पड़ाव पे चलते हैं इस पॉडकास्ट और बात करते हैं COP29 की। बदलते पर्यावरण के असर और धरती के बढ़ते तापमान से दुनिया को कैसे बचाया जाए सुमिरन, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी का हल निकालने की कोशिश में जुटे हैं अजरबैजान के बाकू में दुनिया भर के कई नेता। लेकिन एक जगह जुटे तो हैं, लेकिन एक मत नहीं है, वो भी उस मुद्दे पर जिस पर एक राय होनी ज़रूरी है, और ये मुद्दा है क्लाइमेट फाइनेंस।
और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज COP29 समिट का आखिरी दिन है और हर बार यहीं पर बात अटक जाती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी कदम सारे देश मिलकर उठाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि गरीब देशों को अमीर देश इसके लिए पैसा दें ताकि विकासशील देश इसके लिए कार्बन उत्सर्जन कम कर सकें। अब इसी पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं BBC के पर्यावरण संवाददाता नवीन खड़का। ये कॉप जो है एक चक्र में फंसा हुआ है। देखिए, जो विकासशील देश हैं उनका ये कहना है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए, उसकी जो इम्पैक्ट्स है उससे निपटने के लिए, और फिर देखिए जो कार्बन कट्स करने हैं, कार्बन उत्सर्जन को घटाना है, इन सब के लिए खरबों डॉलर की आवश्यकता है और ये विकसित देशों से ये मांग कर रहे हैं। और देखिए, विज्ञान का ये कहना है कि अगर हम जलवायु संकट से हमको अगर निपटना है तो सन 2030 तक तकरीबन 45% जो है कार्बन कटौती करनी है। देशों ने जो प्लान जो अभी पेश किए हैं उसके मुताबिक तो सिर्फ 3% भी नहीं कटेगा, तो काफ़ी बड़ा गैप है। और इसीलिए ये जो विकासशील देश हैं ये कह रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए ये सब करने के लिए। लेकिन विकसित देशों का ये कहना है कि ठीक है, इस कॉप को शुरू में जो फाइनेंस कॉप कहा गया था वो बात करेंगे, लेकिन कार्बन जो कटौती करनी है, जो क्लाइमेट एक्शन है वो भी बात करनी है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और जो निर्णय होगी, डिसीजन होगी, उस पर भी हम कुछ एड्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से जो है विकसित और विकासशील देशों बीच एक बड़ा जो है गैप है। और विकसित देशों का ये भी कहना है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है जो विकासशील देश मांग कर रहे हैं खरबों डॉलर के, उसमें जो है जो मेजर इकोनॉमीज हैं, न्यू मेजर इकोनॉमीज, जो नया अर्थतंत्र जो बने हुए हैं बड़े बड़े, जो जैसे कि चीन या फिर सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, भारत, इनको भी देखिए उस फाइनेंस में, उस पर्स में कंट्रीब्यूट, योगदान करना है, उनका मांग ये रहा है। लेकिन विकासशील देश का ये कहना है कि नहीं, ये तुमने खड़ा किया है ये मसला, तुम्हें इसको समाधान ढूंढना है। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच ये टकराव की ये स्थिति जो है वो तो है ही। और दूसरी बात देखिए, जो पेट्रोल और गैस जैसे उत्पादन करने वाली देश जो अजरबैजान है, वो इस बैठक, ये कॉप का आयोजक है। और देखिए, इसीलिए शुरू से ही यहाँ एक विवाद खड़ा हुआ है कि इस तरह के देशों को ये हम जो है कॉप जो है बैठक जो है आयोजना करने दें या न दें, क्योंकि अजरबैजान की इंटरेस्ट कहाँ होगा, जलवायु संकट से निपटने के लिए होगा या फिर अपना गैस और तेल बेचने के लिए होगा। तो इसलिए देखिए, ये जो विवाद है ये काफ़ी बड़ा मसला बन रहा है। और आपको याद होगा लास्ट ईयर जो है COP28 दुबई में जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक डिसीजन हुआ था कि जो दुनिया जो है अब जीवाश्म ईंधन से दूर चला जाएगा, वो प्रयास काफ़ी बढ़ता रहेगा। अब इस तरह की जो माहौल बना हुआ है अजरबैजान में, डर ये है कि वो डिसीजन जो है वो अब उलट जाएगा। तो कई ऐसे सम्मेलन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हल कब निकलेगा इसका दुनिया को भी इंतज़ार है। और अब बात स्पोर्ट्स में क्या ट्रेंड कर रहा है, तो ट्रेंड कर रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिसके बारे में बात कर रहे हैं BBC संवाददाता नवीन नेगी। जी, आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो गई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैंस को इस सीरीज का बड़ा इंतजार रहता है और खास तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज खेली जाती है तो रोमांच जो है अपने चरम पर होता है। कुछ वैसा ही आज देखने को मिला। इस सीरीज का पहला मैच पर्थ में आज शुरू हुआ और पर्थ की पिच, जैसे कि हम सब जानते हैं, तेज गेंदबाजों को बड़ी पसंद आती है और वैसा ही कुछ खेल का नतीजा भी आज नजर आया। भारत के जो रेगुलर कैप्टन है रोहित शर्मा, वो तो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो कप्तानी कर रहे थे फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम इंडिया में भी कई बदलाव नजर आए, जैसे कि ओपनिंग करने के लिए KL राहुल आए यशस्वी जायसवाल के साथ। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर देवदत्त पड्डीकल आए, ध्रुव जुरेल को टीम में जगह मिली, वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली, नीतीश कुमार रेड्डी ने और हर्षित राणा ने डेब्यू किया है इंडिया के लिए, टेस्ट डेब्यू। इसके साथ ही जो इंडिया के दो बड़े स्पिनर हैं रविंद्र जडेजा और R अश्विन, उनको टीम में जो है जगह नहीं मिली प्लेइंग 11 में। तो टीम की जो शुरुआत थी वो पर्थ की तेज पिच पर जो है कामयाब नहीं रही। इंडिया के काफ़ी तेज़ी से विकेट गिरे और बड़ी मुश्किल से जो है KL राहुल 26 रन बना सके। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए और सबसे ज़्यादा रन बनाए इंडिया के लिए अपना डेब्यू करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी ने। उन्होंने 41 रन बनाए और टीम इंडिया
कुल 150 रन बना करके ऑल आउट हो गई। ऐसा लगा कि भारतीय टीम इस मैच में पिछड़ गई है, सिर्फ 150 रन बनाए हैं एक टेस्ट मैच में, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने भारत का इस मैच में कमबैक करवाया है एक तरीके से। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ही घर पे जो है भारत के फास्ट बॉलर के सामने बेबस सी नजर आई और उनकी शुरुआत भी किसी बुरे सपने की तरह हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो है टेस्ट डेब्यू किया है उनके ओपनर मैक्सवेनी ने, वो 10 रन बनाकर आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा से बड़ी उम्मीदें थी, वो 8 रन ही बना सके। इसके अलावा जो उनके सबसे बड़े बैट्समैन हैं स्टीवन स्मिथ, वो 0 पर जसप्रीत बुमराह के शिकार हुए। तो दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन बनाए हैं और उनके 7 विकेट आउट हो चुके हैं। अब जब कल सुबह एक बार फिर से ये मैच का दूसरा दिन शुरू होगा तो टीम इंडिया की कोशिश होगी कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को जो उनके बचे हुए 3 विकेट हैं वो झटके जाएं और उसके बाद दूसरी पारी में इतना स्कोर किया जाए कि एक अच्छी खासी लीड भारत के पास हो सके और उसमें जो है भारत चाहेगा कि जो उसके बल्लेबाज हैं वो अपनी दूसरी पारी में कमाल कर सकें और पर्थ में भारत को जीत दिला सकें, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज भारत के लिए बड़ी अहम है अगर उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनानी है। तो ये तो था आज का पॉडकास्ट, लेकिन कल का पॉडकास्ट शाम 7:30 बजे सुनना ना भूलिए, जो होगा खास महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शंस को लेकर। तो आपसे मुलाकात कल और फिर सोमवार को होगी। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। bbchhindi.com पर आप जुड़ सकते हैं और भी न्यूज़ के लिए। तब तक मुझे यानी सुमिरन प्रीत कौर और मुझे यानी सारिका सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।